अब विद्यार्थियों हम डिस्कस करेंगे कि क्या फर्म हानि उठाकर उत्पादन चालू रख सकती है। हमने यह प्रश्न किया था कि क्या फर्म उत्पादन हानि उठाकर भी चालू रख सकती है। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न के जवाब में हम इस डायग्राम को आप देखिए कि यहाँ पर फर्म के लिए ओ वाई अक्ष पर आगम लागत और कीमत दिखाए गए हैं और ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन मात्रा दी हुई है। अब देखिए कि जब OP4 कीमत है, OP4 कीमत होने पर आप देखिए फर्म का जो MC कर्व है, ये MC कर्व है, आप देख रहे हैं ये जा रहा है MC कर्व, ये MC कर्व है, ये MC कर्व इस P4 कीमत पर जिसका AR4 इक्वल टू MR4 भी है, क्योंकि हम पूर्ण प्रतियोगिता में मान रहे हैं फर्म के लिए कीमत AR और MR के बराबर होती है। तो इस P4 कीमत पर यहाँ सामने बिंदु है फर्म का A4 बिंदु पर। अब आप देखिए A4 बिंदु पर जो फर्म की SAC है वह AR से कम है, यानी AR ज्यादा है, SAC कम है, AC कम है। तो यहाँ पर A4 बिंदु फर्म के लिए असामान्य लाभ का बिंदु है। अब मान लीजिए कीमत और कम होती है, P3 हो जाती है। P3 हो जाने पर आप देखिए फर्म का जो सामने बिंदु है वो A3 बिंदु पर है, A3 बिंदु पर वो OQ3 मात्रा उत्पन्न करेगी और A3 बिंदु पर हमारी अल्पकाल में फर्म के सामने की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि जो AR है वह MR के बराबर है, MC नीचे से काटती हुई गुजर रही है MR कर्व को और MR MC के बराबर है। इस A3 बिंदु पर देखिए कि A3 बिंदु पर जो AR3 है वह SAC के बराबर है, यानी A3 बिंदु पर फर्म को सामान्य लाभ मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर AR बराबर AC है। अब विद्यार्थी मान लीजिए हम पहले इसको लेते हैं P2 कीमत को। अब P2 कीमत अगर है फर्म के लिए, इस P2 कीमत पर A2 सामने का बिंदु है जहाँ पर संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, यानी MR इक्वल टू MC है, MC MR कर्व को नीचे से काटता हुआ गुजर रहा है। लेकिन देखिए विद्यार्थी यहाँ पे A2 बिंदु पर जो फर्म के लिए जो AC है वह यहाँ पर है, इससे ऊपर बिल्कुल यहाँ देखिए AC कर्व ये है, यहाँ AC ज्यादा है और जो AR है वह कम है, तो फर्म के लिए यहाँ हानि हो रही है क्योंकि यहाँ पे A2 पॉइंट पर AR कम, जो AR है वह कम है, AC ज्यादा है, तो यहाँ पर हानि हो रही है। लेकिन फर्म इस बिंदु पर भी उत्पादन चालू रखेगी, हानि उठाकर भी चालू रखेगी उत्पादन को, क्योंकि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि जो अल्पकाल में जो AC होती है वह AFC प्लस ABC का योग होती है। अल्पकाल में फर्म के लिए कुछ साधन स्थिर हैं, कुछ परिवर्तनशील हैं, तो परिवर्तनशील साधनों को फर्म कम या अधिक कर सकती है, लेकिन अल्पकाल में फर्म स्थिर साधनों को नहीं बदल सकती। तो जो फर्म का जो AC होती है वह AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का योग होती है। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत मिलकर औसत लागत होती है अल्पकाल में। तो यहाँ पर A2 बिंदु पर फर्म की जो ABC है, आप देखिए ये कर्व ABC दिखाया हुआ है, इस ABC जो कर्व है वो A2 बिंदु पर ABC फर्म की कम है, यानी ABC जो है ABC AR से कम है, यानी A2 बिंदु पर यहाँ A2 पर जो AR कर्व है, AR है वह ज्यादा है ABC से, इस A2 बिंदु पर। तो फर्म को उसकी लागतों का जो कुल लागत है उसका कुछ भाग उसे प्राप्त हो रहा है, यानी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो उसे प्राप्त हो ही रही है क्योंकि ABC AR से कम है, लेकिन साथ में उसे कुछ स्थिर लागतों का भाग भी
यदि वह A2 बिंदु पर उत्पादन बंद कर दे तो वह AFC मतलब के बराबर उसे प्रति इकाई हानि उठानी पड़ेगी, कुल हानि PFC के बराबर होगी। अब मान लीजिए कीमत P1 हो जाती है, फर्म का संतुलन की शर्त A1 बिंदु पर पूरी होती है। इस A1 बिंदु पर जो AR है वह ABC के बराबर है और कीमत ABC के बराबर है, और यहाँ पर A2 पर यह स्थिति थी, अब स्थिति यह हो गई है P1 कीमत होने पर। अब देखिए कि P1 कीमत होने पर फर्म के लिए ये जो A1 पॉइंट है वह बिंदु है जहाँ पर फर्म को केवल उसकी औसत परिवर्तनशील लागतें प्राप्त हो रही है प्रति इकाई की। हम यदि बात करें तो फर्म यहाँ पर उत्पादन चालू रखने अथवा बंद रखने दोनों में से कोई सा भी डिसीजन ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर उसे जो औसत परिवर्तनशील लागतें ही उसकी प्राप्त हो रही हैं और उसकी जो औसत स्थिर लागत है वो उसे नहीं मिल रही है। तो A1 पॉइंट को हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं। यदि कीमत इस P1 से जरा सी भी नीचे जाती है तो फर्म उत्पादन को बंद कर देगी, क्योंकि उस स्थिति में उसे औसत परिवर्तनशील लागतों की भी हानि होगी। तो A1 बिंदु फर्म का शट डाउन पॉइंट कहलाता है। तो फर्म के लिए जब तक जो P है, जब तक P इक्वल टू या ग्रेटर देन ABC है तब तक फर्म उत्पादन चालू रखती है, और जैसे कि कीमत वेरिएबल कॉस्ट से और वेरिएबल कॉस्ट से कम होती है फर्म उत्पादन बंद कर देती है, क्योंकि जब तक फर्म के लिए वेरिएबल कॉस्ट उसे मिल रही है या उसे वेरिएबल कॉस्ट से P यदि ज़्यादा है उसे औसत स्थिर लागत का कुछ पार्ट उसे प्राप्त हो रहा होता है, तो इस स्थिति में फर्म हानि उठाकर भी चालू रखती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्पकाल में स्थिर लागतों को तो फर्म को वहन करना ही पड़ेगा, चाहे वह उत्पादन करे या ना करे। तो इसलिए विद्यार्थियों कुछ स्थितियों में फर्म हानि उठाकर भी उत्पादन चालू रख सकती है। वैसे इस डायग्राम में हमने अल्पकाल में फर्म के संतुलन की तीनों स्थितियों को इस एक ही डायग्राम में व्यक्त कर दिया है कि फर्म को असामान्य लाभ मिलते हैं P4 कीमत पर और P4 कीमत पर, P3 कीमत पर फर्म को सामान्य लाभ मिलते हैं और P2 कीमत पर फर्म को हानि हो रही है, P1 कीमत पर भी फर्म को हानि हो रही है, और A1 जो बिंदु है फर्म का शट डाउन पॉइंट कहलाता है, उत्पादन बंद करो बिंदु कहलाता है। और यहाँ पर जो ये A1 से लेके आगे तक का जो ये MC कर्व का जो हिस्सा है, यहाँ A1 से लेकर आगे तक ये फर्म के लिए सप्लाई कर्व भी कहलाता है, पूर्ति वक्र भी फर्म का कहलाता है। फर्म कीमत बढ़ने पर इसके सहारे सारे आगे चलती जाती है। तो हमने ये डिस्कस किया कि क्या फर्म हानि उठाकर भी उत्पादन चालू रख सकती है। अब हम बात करें कि दीर्घकाल में फर्म का साम्य कहाँ होगा। तो विद्यार्थियों, दीर्घकाल वह समय अवधि है जहाँ उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन हो जाता है, कोई भी साधन स्थिर साधन नहीं होता। फर्म अपने प्लांट का साइज बदल सकती है। दीर्घकाल में यदि फर्मों को अल्पकाल में हानि हो रही है तो वो है उद्योग छोड़कर बाहर जा सकती हैं, और यदि असामान्य लाभ फर्मों को मिलते हैं तो अन्य फर्में उद्योग में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए दीर्घकाल में समय इतना पर्याप्त होता है कि फर्मों का जो प्रवेश है और निकासी है वह स्वतंत्रतापूर्वक होने के कारण उत्पादन मात्रा में समायोजन उद्योग के अंतर्गत हो जाता है। तो उद्योग में फर्मों को दीर्घकाल में सामान्य लाभ मिलते हैं, और दीर्घकाल में फर्म का संतुलन वहाँ होता है जहाँ P इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू LMC लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू SMC शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू LAC लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट
इक्वल टू SAC शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। तो ये सब एक दूसरे के बराबर होती हैं। हम इसको इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। OP कीमत है और इस कीमत पर ये AR MR दोनों की कीमत के बराबर हैं। इस कीमत पर फर्म का जो LAC है वह यह है। इस LAC AR के बराबर है, MR के बराबर है। और जो LMC है, LMC MR कर्व को नीचे से काटता हुआ गुजर रहा है, और नीचे से काटता हुआ जा रहा है। यहाँ पर संतुलन बिंदु है। इसी बिंदु पर SAC LAC के बराबर है, SMC LMC के बराबर है, और जो MC है वह कीमत और AR और MR के बराबर है। तो ये फर्म के लिए दीर्घकाल में सामने का बिंदु होता है। विद्यार्थियों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फर्म के लिए सामने का बिंदु है यह E बिंदु हम इसको कह सकते हैं। इस E बिंदु पर LAC का न्यूनतम बिंदु है। LAC का ये न्यूनतम बिंदु है, ये SAC का भी न्यूनतम बिंदु है। तो फर्म का जो संयंत्र का जो आकार है वह भी अनुकूलतम आकार होता है। फर्म इष्टतम बिंदु पर काम कर रही होती है, न्यूनतम लागत पर काम कर रही होती है। दीर्घकाल में यह भी एक खास बात है कि फर्म LAC के निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम बिंदु पर काम करती है, अनुकूलतम दर से उत्पादन कर रही होती है, एफिशिएंटली वर्क कर रही होती है, दक्षता पूर्वक काम कर रही होती है, फर्म कार्यकुशल होती है। तो दीर्घकाल में फर्म के सामने की ये शर्तें एक साथ पूरी होती है। जहाँ तक उद्योग के सामने की बात है तो विद्यार्थियों, उद्योग फर्मों का समूह होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, और दीर्घकाल में उद्योग के अंतर्गत सामने उत्पत्ति के नियमों से प्रभावित होता है। और हमने जब कीमत निर्धारण में समय तत्वों की व्याख्या की थी तब हमने देखा था किस प्रकार उत्पत्ति नियमों का दीर्घकाल में जो फर्म उद्योग के सामने पर प्रभाव पड़ता है। जो इसलिए यहाँ पर हमने फर्म के सामने की चर्चा की है, अल्पकाल में फर्म का सामने और दीर्घकाल में फर्म का सामने। तो मैं समझती हूँ विद्यार्थियों आपको पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के सामने की स्थितियाँ समझ में आ गई होंगी कि फर्म की संतुलन की शर्तें क्या हैं, क्या फर्म अल्पकाल में उसे लाभ हानि असामान्य लाभ मिलते हैं, और दीर्घकाल में किस प्रकार फर्म का सामने होता है। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू।